चलो बच्चों, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। डीएवी के बुक में ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल्स अलग अलग चैप्टर के तौर पर दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो सीबीएसई के बुक्स होते हैं, खास करके एनसीईआरटी, इसमें ना ये दोनों मिलाकर के दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लास 8 में बहुत डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटीज में भी हम लोग अलजेब्रा से ही डील करते हैं, पॉलिनोमियल को भी हम लोग अलजेब्रा ही कहते हैं। तो अलजेब्रा एक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों पार्ट आ जाता है, इसलिए इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग सभी स्लाइड्स को, सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके पढ़ेंगे और दोनों एक ही टर्म में है भी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो कांस्टेंट का बहुत बेसिक सा मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उसको कांस्टेंट कहेंगे, और आमतौर पर यह क्या होता है, एक नंबर होता है। आगे जाकर के हायर क्लासेस में आप लोग बहुत तरह का कांस्टेंट पढ़ेंगे, मैथ्स में, फिजिक्स में, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ना है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट पढ़ना है, ठीक है, अलग अलग तरीके का कांस्टेंट पढ़ना है। फिर एक कांस्टेंट पाई जो होता है ना, पाई, ये भी एक कांस्टेंट है। उसके बाद ई जो यूलर्स नंबर होता है वो भी एक कांस्टेंट है। फिर फाई गोल्डन रेशियो होता है जिसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है, ये भी क्या है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये ट्रांसेंडेंटल नंबर्स कहलाता है, खैर इसको जाने दो। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट नंबर्स के तौर पर जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि 3 एक कांस्टेंट है, 4/5 कांस्टेंट है, 4.2 भी कांस्टेंट है, और यहां 6.3 और 3 के ऊपर में लगा हुआ बार। बच्चा गौर करना, 6.3 बार का मतलब हो जाता है 6.3333 और ये चलते रहता है, मतलब ये नॉन एंडिंग होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर हम लिख रहे हैं मान लो 1.424242 इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.42 और 42 पे बार, यानी बार उन नंबर्स पे लगाएंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहां पे 333 रिपीट हो रहा था इसलिए 3 पे बार लगाया गया, यहां पे 424242 रिपीट हो रहा है इसलिए 42 पे बार लगाया गया। तो उम्मीद है कांस्टेंट का मतलब तुम लोगों को सबको समझ में आ गया। फिर है वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड से ही समझ में आ रहा है जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जो अलग अलग वैल्यूज ले सके, जो वेरी कर सके, उसको वेरिएबल कहते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल वेरिएबल का होता है एक्स, वाई और जेड। इसको हम लोग बहुत लंबे समय से यूज कर भी रहे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में हम लोग कई बार वेरिएबल एक्स का यूज किए हैं, लेट द सीपी बी एक्स या फिर लेट द एमपी बी एक्स, जो भी है, तो यूज किए हैं। ठीक है, एक गौर करिए एक बात को, एक ऐसा नंबर जिसका पावर में कुछ दूसरा नंबर हो या दूसरा वेरिएबल हो, उसको भी हम लोग वेरिएबल कहेंगे। मतलब वेरिएबल सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं होगा, बल्कि एक्स का स्क्वायर, जैसे देखो यहां पर है ना, या y का पावर 1/3 या z का पावर 0.2, मतलब वेरिएबल का पावर कुछ रहा तो पूरा जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर, उसको भी हम एक वेरिएबल ही कहेंगे। तो वेरिएबल भी क्लियर हो गया, कांस्टेंट भी क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। इसके बाद बच्चा अगला हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यह भी बहुत सिंपल सा चीज है। जब भी नंबर्स और वेरिएबल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं कुछ साइन से, जैसे कौन सा साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो whenever variables and constants are connected by mathematical operators like plus, minus, into or divide, then it is called an algebraic expression। आया समझ में। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखो लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 7। तो बच्चा 2x स्क्वायर क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और 7 क्या है, एक कांस्टेंट है। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो दो वेरिएबल को आपस में, सॉरी, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आपस में प्लस किए, तो क्या बन गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर हम इस 2x स्क्वायर को भी गौर करें तो 2x स्क्वायर एक्चुअली में क्या है, ये 2 मल्टीप्लाइड x स्क्वायर है। तो फिर देखो ना, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को हम आपस में क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो समझ में आ गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, जैसे 5x³ प्लस 4xy, देखो यहां पे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
प्लस 2x² सॉरी 2xy² प्लस 7, ये सब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान क्या रखना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है वो अलग अलग टर्म्स सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस साइन के हेल्प से। ठीक, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 4x प्लस 3, तो ये जो प्लस साइन है ना, ये अलग अलग कर रहा है 4x को और 3 को। तो हम कह सकते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हैं, एक हो गया 4x और दूसरा हो गया 3, और ये दोनों सेपरेटेड है कौन से साइन से, प्लस के साइन से। अगर हम इस प्लस के जगह पे माइनस लगा दें, जैसे हो गया 4x माइनस 3, तो भी क्या हो गया, ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि अलग अलग टर्म्स है 4x और 3, और जो माइनस साइन है ना वो दो अलग अलग टर्म्स को सेपरेट कर दे रहा है। सिंपल। इसके बाद फिर है कॉफिशिएंट ऑफ टर्म। कॉफिशिएंट का मतलब समझना है, तो कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट मतलब वो वैल्यूज जो किसी टर्म के साथ में मल्टीप्लाइड हो। ठीक, जैसे यहां पर अगर हम लिख रहे हैं 8x², तो इसमें x² का कॉफिशिएंट कौन सा मल्टीप्लाइड नंबर है, वो है 8, तो हम लोग कहेंगे द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 8। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो कॉफिशिएंट होता है उसमें हम लोग साइन इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हम इसी में कहते हैं व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x² इन -8x², तो x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो हम लोग 8 नहीं बोलेंगे बल्कि हम लोग बोल देंगे -8। यहां तक समझ में आया। और अगर ऐसा लिख दे, जैसे मान लो लिख दें 4z -8x², ये अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कह दिया क्या व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो अगर कोई बच्चा कहता है द कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 8, तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि सही आंसर होगा -8। तो कॉफिशिएंट में हम लोग साइन को इंक्लूड करते हैं। ठीक, आया समझ में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ 8, इसी में 8 का कॉफिशिएंट क्या है ये पूछ रहा है। तो भैया 8 का कॉफिशिएंट जो है ना वो x² है और ये नेगेटिव साइन है, तो हम कह देंगे द कोफिशिएंट ऑफ 8 इज -x²। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि कोफिशिएंट का मतलब जो होता है वो तुम लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, अगला यहां पर देखो एग्जांपल भी दे दिया, जैसे कि 9xy का अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो है 9, और लिटरल कोफिशिएंट, बच्चा लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल होता है, वो होता है xy। तो दो तरह का कोफिशिएंट हम लोग सीख लिए, एक हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक हो गया लिटरल कोफिशिएंट यानी वेरिएबल्स वाला। अच्छा, उसके बाद फिर एक टर्म है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है, ऐसा टर्म्स किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा टर्म्स जिसका लिटरल कोफिशिएंट्स क्या रहे, सेम रहे। लिटरल कोफिशिएंट जिसका सेम रहेगा उसको हम लोग कह देंगे लाइक टर्म्स। एग्जांपल के लिए जैसे 2x 5x 10x 12x -3x, देखो तो ये सारा कैसा टर्म्स है बच्चा, ये सारा है लाइक टर्म्स, क्योंकि सबका लिटरल कोफिशिएंट सिर्फ x है। आगे समझ में। अगर मान लो कि सब ऐसा होता जैसे यहां पे देखो 9x² -10x², 5x², तो ये सब क्या है, लाइक टर्म्स, क्योंकि सबका लिटरल कोफिशिएंट कितना है बच्चा, x²। देखो तो सब में x² है, x² के साथ में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये सब क्या हो गया, लाइक टर्म्स। ऐसे ही 8xy 9xy 10xy, इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, लाइक टर्म्स। अच्छा, लाइक टर्म्स पढ़ना क्यों जरूरी है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ना बहुत बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन होता है, समझो। कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हमको कोई कह दिया जैसे ऐड करो 2x + 3 को ऐड करो, तो 2x + 3 ऐड हो सकता है क्या, 2x + 3 ऐड हो सकता है, तुम लोग बताओ। नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कैसा टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐड करके ना 5x लिख देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा 2x² + 3x ऐड करके बता दो, तो ये तो लाइक टर्म्स है, क्यों, ये तो लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म है, क्यों अनलाइक टर्म है, क्योंकि x स्क्वायर है और 3x है, अगर 3x स्क्वायर होता तो फिर ऐड हो सकता था। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब तुम लोग समझ गए।
ठीक, हमको ऐसा लग रहा था कि तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में x है तो लाइक टर्म समझ ले, लेकिन बहुत ही अच्छा, हाँ तुम लोग को बहुत अच्छा एकदम क्लियर हो गया। यानी x होने के बावजूद भी दोनों अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों में x का पावर अलग अलग है, तो ये भी ऐड नहीं हो पाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। यस सर। हाँ, तो 2x में 3 को नहीं ऐड कर सकते और 2x स्क्वायर में 3x को नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये सब कैसा टर्म्स है? अनलाइक टर्म्स है। तो ऑब्वियसली अनलाइक टर्म्स का मतलब हम लोग समझ गए कि ऐसा टर्म्स जिसका लिटरल कोफिशिएंट क्या रहे? अलग अलग रहे। देखो, है ना, टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ 9x स्क्वायर, 8x, 9x क्यूब, ये सब कैसा है? अनलाइक टर्म्स है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बच्चा? पॉलिनोमियल ना कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब होल नंबर हो। ठीक है, यानी कि यहां पे लिख दे रहे हम पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स हो, तो उसको हम लोग कह देंगे पॉलिनोमियल। एक बार पढ़ो डेफिनेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब कि जो वेरिएबल है उसका पावर पे देखेंगे हम लोग, वेरिएबल को नहीं देखेंगे, वेरिएबल के पावर को देखेंगे। अगर वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कहने का मतलब कि होल नंबर है, तब तो वो पॉलिनोमियल होगा। और अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तब उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर गौर करें इसमें हम लोग, तो हमको दिख रहा है कि x का पावर यहां पे है 2, है ना। उसके बाद फिर दिख रहा है यहां पे x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब पावर है 1। ठीक है, और 1 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब यहां पे पावर है 0, यानी 1x टू द पावर 0। तो हमको समझ में क्या आया कि वेरिएबल का पावर 0 है, 1 है, 2 है। 0, 1, 2 सब तो होल नंबर ही होता है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल भी है। उसके बाद दूसरा देखो, 5x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9। देखो तो यहाँ पे x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 0, सब होल नंबर है। यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, देखो 2, 1, 0, सारा का सारा होल नंबर्स है पावर। तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। क्या तुम लोग कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जो पॉलिनोमियल नहीं हो? बताओ। यस सर, बताइए। वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे तो पॉलिनोमियल चेंज होगा। वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब सर मतलब वेरिएबल का मतलब पावर एग्जाम्पल दो। सर 4x का पावर 1/2। 4x का पावर 1/2 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है बच्चा? हाफ, और हाफ एक होल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल दो। सर 5x का पावर -3। 5x का पावर -3, x to the power -2। x टू द पावर -2। समझ में आ गया तुम लोग को? अच्छा एक बात बताओ तो, यस। क्या रूट x पॉलिनोमियल है या नहीं? सर क्यों? नो। सर क्योंकि हाफ हो जाएगा ना सर। क्योंकि रूट x का मतलब हो जाता है x का पावर हाफ, हाफ। सर हाँ। इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही अच्छा, समझ गए तुम लोग। ठीक, एक और बता दो, क्या 1/x पॉलिनोमियल है या नहीं? सर शायद है। शायद है, हो सकता है हो सकता है। क्यों हो सकता है? सर, क्योंकि नीचे का x का वैल्यू कुछ नहीं है, ऊपर सर 1 है। अच्छा सर मेरे को नहीं लगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो x का पावर -1 है। ठीक, देखो ये रहा बच्चा 1/x पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब पॉलिनोमियल का बात किया जाएगा ना, तो पॉलिनोमियल होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ऑल द वेरिएबल्स शुड बी इन द न्यूमरेटर।
and here we are seeing the variable x is in the denominator. When we bring it to the numerator, we are seeing that the power of x becomes -1. So 1 by x is not a polynomial. समझ गए बात? इसको हम लोग और डिटेल में क्लास 9 में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल तुम लोग बस एक बता दो, क्या 1 बाई एक्स माइनस 1 पॉलिनोमियल है या नहीं? यस सर है। यस सर है। ये है पॉलिनोमियल। यस सर। एक्स माइनस 1 कह रहे हैं, एक्स का Yes, sir. पावर -1 नहीं कह रहे हम। सर डिनोमिनेटर में है सर। ओ अच्छा। ये x -1 कह रहे हैं, x का पावर -1 नहीं कह रहे हम। मैं सर लगा एक्स का पावर बोल रहा है। नहीं, x -1 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं, ये एक पॉलिनोमियल। नो सर। समझ में आ गया बात? पॉलिनोमियल पहचानने सीख गए? यस सर। देखो बच्चा, ये सब ना, यस सर। ये सब तुम्हारे कोर्स बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का बात करें नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, सबसे पहला क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब समझ में आ रहा हम लोग को, जिसमें कितना टर्म्स हो? एक ही टर्म हो। तो 6x एक मोनोमियल है, 7xyz क्यूब भी एक मोनोमियल है। देखो तो बीच में कहीं प्लस या माइनस है क्या? नो सर। नहीं है। तो ये एक ही टर्म हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। समझ में आ रहा है? सर एक डाउट था। हाँ बच्चा। सर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में तो सर इनटू होता है सर। हाँ, तो सर इसमें इनटू तो भी हो होगा- सकता है, प्लस भी हो सकता है। सर इसमें तो मोनोमियल तो सर क्या इसमें मोनोमियल? नहीं हुआ सर, क्योंकि इनटू ऑलरेडी है सर। तो भैया तो यही तो बताएं कि प्लस और माइनस जब रहेगा तभी टर्म्स सेपरेट होगा। देखो यहाँ पे बताए ना। यस सर। हाँ, क्या लिखा हुआ है? सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस साइन। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड रहा ना तो टर्म सेपरेट नहीं होगा, तब तो वो सेम ही टर्म रहेगा, मोनोमियल ही सर रहेगा। तब मोनोमियल हुआ ना। देखो तो 6x का मतलब क्या हो रहा है? ये हो रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो क्या मल्टीप्लाइड वो अलग अलग टर्म्स बना पाता है? नहीं। जब ये 6 प्लस x हो जाएगा तब 2 टर्म हो जाएगा। तो 6x कितना टर्म हुआ? एक टर्म या 2 टर्म? एक टर्म। एक टर्म हो। तो मोनोमियल समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद अगला है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें कितने टर्म्स रहे बच्चे? 2 टर्म रहे। बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है? तो 6x प्लस 3y में कितना टर्म्स है? 2 टर्म्स है। दो। x प्लस वाई स्क्वायर में कितना टर्म्स है? दो टर्म। ट्राइनोमियल बताओ। सर जिसमें तीन जिसमें टर्म। 3 हो सर 3 टर्म्स। 3 टर्म्स रहे। और जिसमें 4 टर्म्स रहे उसको क्या कहेंगे बच्चा? क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिनोमियल। उसको कहेंगे हम लोग, क्वाड्रिनोमियल। हाँ उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल। और जिसमें 5 टर्म्स रहे उसको सर क्लास में बताए थे क्लास में बताए थे, सर देख सकते हैं। उसको सीधा कहते कॉपी हैं- करता सर। उसको कहते हैं पेंटागोनियल। पेंटानोमियल। पेंटानोमियल, ठीक है? चलो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री। डिग्री के हिसाब से कितना पॉलिनोमियल बनता है? देखो ये सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको सबसे नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए? 0, उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जो कांस्टेंट नंबर्स होता है ना, सारा का सारा कांस्टेंट नंबर्स, मतलब सारा का सारा नंबर्स 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 3/4 -5/7 √3 √7, जितना भी नंबर हम लोग जानते हैं वो सारा नंबर होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि 9 अगर हम लिखे हैं तो इसके साथ में x का पावर 0 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखो डिग्री कितना है? 0। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, है ना? डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया? यस सर। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए? 0। ठीक, वो हो गया सर, कांस्टेंट x पॉलिनोमियल। पर x का डिग्री 0 है तो वहां पर 1 हुआ। x का पावर 0 मतलब हो गया 1। एनीथिंग टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है? y का पावर 0 का मतलब भी हो गया 1। 10 का पावर 0 मतलब भी हो गया 1। 100 का पावर 0 मतलब हो गया 1। 3 का पावर 0 मतलब हो गया 1। कुछ भी
का पावर 0 मतलब 1। समझ गए बात? क्लियर है? ये वाला हम लोग को ना Yes, sir, clear. चैप्टर 3 में पढ़ना है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ना है कि एनी नंबर टू द पावर 0 1 क्यों होता है, वो चैप्टर 3 में पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग समझ गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब बच्चा जिसका डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो जाए। क्यूबिक का मतलब जिसका डिग्री 3 हो जाए। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4 हो जाए। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक को एक और नाम से कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जिसका डिग्री क्या हो जाए, 4। जैसे बुक में दिया है। हाँ, सबका एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। लीनियर में डिग्री 1 होना चाहिए, तो देखो 2x + 5 में डिग्री क्या है, 1 है ना। One. क्वाड्रेटिक में देखो डिग्री कितना है बच्चा, 2 है ना। यहाँ भी देखो 2 है, देखो y का पावर हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें नीचे वाले में Yes, two. है सर। हाँ, फिर देखो यहाँ 7x³ + 8x² + 5x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितना है, 3 है। फिर देखो 3. 4x का पावर 4 + x³ + 6x² + 5x + 3 बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 4 है। तो ये सब का सब क्या हो गया, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आए बात समझ में? अच्छा, अगर तुम लोग गौर करो तो एक और चीज तुम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे जितना भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा पॉलिनोमियल ना अपने पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। दिख रहा है? यस सर। देखो तो, पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, डिपेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में अरेंज किए हुए। और यही पॉलिनोमियल को लिखने का सही तरीका भी होता है, क्योंकि जब भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, Standard form. हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म, जब भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्मेट में अरेंज करना होगा हम लोग को, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। ठीक है, यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो, यस सर। सबको Yes, समझ में आ गया तो बोलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. आगे बढ़ो. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. चलो, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल क्या होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नन ऑफ दीज। बोलो बच्चा, एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या बनेगा। मान लो ना एक मोनोमियल है x और एक बाइनोमियल है x + y। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स है ना, और मोनोमियल का मतलब 1 टर्म। जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे हमारे पास, तो बाइनोमियल So, दो. 2 टर्म्स आएगा। तो क्या हो sir, जाएगा, binomial, बाइनोमियल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज, क्या होगा, पॉलिनोमियल में sir, non-negative, नॉन नेगेटिव कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। Instead of T. चलो बहुत ही बढ़िया। लाइक टर्म एज 4m³ n², कौन सा है इसमें से, ABCD। Sir, B. यस। सी भी हो सकता है, सी। सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है ना। अच्छा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें m² n², ये गलत हो गया। इसमें m³ n है, गलत हो गया। m³ n² इसमें भी दिख रहा है, m³ n² इसमें भी दिख रहा है, लेकिन देखो बच्चा इसमें ना p भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। समझ गए बात? बी होगा Why, sir, हाँ। D. क्लियर हो गया? सर। पी नहीं दिखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म -y/3, -y/3 में y का कोफिशिएंट क्या होगा, Sir, -1/3. 1/3. Option C. -1/3। अभी सिखाए ना, साइन को इंक्लूड करना है। अगर तुम लोग ये कह देते हो तो क्या हो जाएगा आंसर, गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इररिड्यूसिबल फैक्टर। अच्छा, इररिड्यूसिबल का मतलब जिसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते। तो कौन सा है इररिड्यूसिबल फैक्टर 24x² y² का, सर एक्स। ABCD में ऑप्शन सी है ना,
क्योंकि बच्चा पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसको तो लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को भी लिख सकते हैं वाई इंटू वाई। 24x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। देखो तो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। तो ये सब रिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी एक्स। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। अब हम लोग आते हैं 3 अलग अलग टर्म्स का मतलब, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस में। ठीक है, फॉर्मूला का यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ये ई नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटीज ना एक ऐसा इक्वालिटी होता है जो हर वैल्यूज के लिए सही है, और आइडेंटिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा का, और इसमें a और b का जो भी वैल्यूज हम लोग बैठाएं वो हमेशा वैलिड होगा, सही होगा, उसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटीज। सर उसको फॉर्मूला क्यों नहीं कर सकते हैं? फॉर्मूला बता रहे, दोनों में अंतर समझा रहे, वही तो लिखा हुआ है, देखो ना, आइडेंटिटी, इक्वेशन और फॉर्मूला तीनों समझा रहे हैं। तो आइडेंटिटी समझ में आया? Yes, क्या sir. कहते हैं? जब तुम लोग 10th में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यस तो वहां पे पूरा भर भर के हम लोग को आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का ना प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, सब करना है। ठीक, 9th में जाओगे तो अलजेब्रा का और आइडेंटिटीज आएगा। इनफैक्ट 9th में नहीं, हम तो अभी ही पढ़ेंगे, इसी सीरीज में हम लोग पढ़ लेंगे सारा फॉर्मूला जो 9th में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और ये हर वेरिएबल्स के लिए, हर वैल्यूज के लिए सही होता है। ठीक, इक्वेशन हम लोग को समझ में आता है जहां पे इक्वालिटी का बात आ जाए, जहां पे इक्वल टू आ जाए। ठीक है, ये तुम लोग बनाए भी होगे लीनियर इक्वेशंस, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें इक्वल टू आ गया, है ना। और अगर ये इक्वल टू नहीं आता तब ये रह जाता एक पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3, यस सर। ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इसमें कितने टर्म्स है? सर एक टर्म है, दो टर्म है? Sir, 2 terms. दो टर्म है, तो ये होगा लीनियर बाइनोमियल, है ना। आगे समझे बात? सर 2 टर्म, 2x और 3, बीच में प्लस था। चलो, और फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चा फॉर्मूला ना एक रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, और ये हर वैल्यू के लिए सही नहीं होता है। जैसे अगर तुम लोग को कह दिया गया कि एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब गौर करो, ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली रिलेशनशिप बता रहा है दो तीन चीजों के बीच में। पहला है एरिया, दूसरा है लेंथ, तीसरा है ब्रेथ। अब ब्रेथ की जगह पे हम लोग हाइट नहीं लिख सकते, या ब्रेथ के जगह पे हम लोग वॉल्यूम नहीं लिख सकते। ब्रेथ के जगह पे हम ब्रेथ का ही वैल्यू को लिखेंगे, लेंथ के जगह पे लेंथ का ही वैल्यूज को लिखेंगे, एरिया के जगह एरिया ही आएगा। तो फॉर्मूला जो है ना वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए सही होता है, लेकिन फॉर्मूला हर वैल्यू के लिए सही नहीं होता है। ये दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। आया बात समझ में? क्या बोले हम? यस सर। अब जैसे मान लो हमको स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या डिस्टेंस के जगह पे हम 3 किलोग्राम लिख सकते हैं? नो सर। नहीं ना, क्योंकि डिस्टेंस के जगह पे हमको डिस्टेंस ही लिखना है, दूरी का ही लिखना है। और टाइम के जगह पे हम लिख सकते हैं कि 24 किलोग्राम? नो सर। नहीं, क्योंकि टाइम के जगह पे टाइम ही लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन, इनके बीच का रिश्ता को बताता है कि स्पीड का डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो कहलाता है फॉर्मूला। समझ गए बात? यस सर। हाँ, चलो, तो फॉर्मूला, आइडेंटिटी और इक्वेशन क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बाद एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब तक लाइक नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। लाइक टर्म्स।
है ना। और सब्ट्रैक्शन भी किसका, लाइक का ही होना चाहिए। अनलाइक वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, बहुत ही अच्छा। चलो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एड 8b माइनस 7c प्लस 4a 2c माइनस 4b प्लस 6a 7a माइनस 21c प्लस 14b। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो a वाला के साथ a ऐड होगा, b के साथ b ऐड होगा, c के साथ सी। तुम ही लोग आंसर बताओ। बताते हैं सर, एक मिनट। सर निकल गया। बताओ। 22b प्लस 26c प्लस 11a। 22b प्लस 26c प्लस 11a। 11a, क्या ये सही कह रहा है बच्चा? सर मेरे को कंफ्यूजन है सर, माइनस माइनस लगा तो माइनस ही का साइन होगा ना सर। अभी सिखा ये देंगे, तो तुरंत क्या तुरंत सिखा देंगे अभी। क्या ये सही है आंसर? सर मेरे को नहीं लगा। नहीं लग रहा। अच्छा, और किसी को? सर माइनस का साइन होगा वहां पे 26 के पहले। 26 में माइनस का साइन होगा? यस सर। तो अब ठीक है ना? यस सर। सर, बाकी अभी बच्चे तो- बताओ, बाकी बच्चे बताओ। देखो क्या करेंगे हम लोग। ए वाला जो टर्म है, जैसे 4a है ना प्लस के साथ, तो यहां देखो प्लस 4a है प्लस 6a है, कितना हो गया 10a, प्लस 14 सॉरी प्लस 7a है, कितना हो गया 17a हो गया। हुआ? सर 3 टर्म है, मेरे को लगा 2 ही टर्म है सर। अगला में 2 ही टर्म है? सर मेरे को लगा 2 टर्म है सर, 3 टर्म निकला इसमें। कैसे 2 टर्म है? सर कॉमा मेरे को लगा, कॉमा नहीं था वो तो कोई बात नहीं। टर्म है। अच्छा अब देखो इसके बाद, फिर b वाला है 8b माइनस 4b, 8 माइनस 4 कितना हो जाता है 4b, प्लस 14b क्या हो जाएगा 18b। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं c वाला टर्म, तो है माइनस 7c प्लस 2c, क्या हो गया 26C। माइनस 5c, और माइनस 21c क्या हो गया माइनस 26c। आया समझ में बात तुम लोगों को? यस सर। तो ये आंसर क्या है बच्चा? गड़बड़। गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सबको क्लियर हो गया? यस। Yes, sir. चलो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 16c माइनस 4b प्लस 5a फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ जल्दी से। तुम ही लोग बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी करो। सर निकल गया। कितना आया? सर 21 सर सी और 16 सी है, तो सर माइनस करेंगे दोनों में, हाँ तो सर आएगा 5c सर। प्लस 2b प्लस 1a अच्छा, 5c प्लस 2b प्लस 1a। प्लस 1a ऐसा आएगा। किसी का सर अलग? गलत है। गलत है, बताओ तो सही। Sir, 5C सर plus 5c 2B प्लस minus 10b 5c प्लस 10b minus 2B minus A. Yeah, 1A.
-11 है। -11a, ये वाला सही है। देखो हम तुम लोग को सिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट वीक है ना वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। उसके लिए कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को सिखा दे रहे हैं, सीखो सीखो ध्यान से, ठीक है। ये अलग से हम बता रहे हैं। मान लो कि 2 + 3 कर रहे हैं तो हमको पता है कि 5 आता है, लेकिन 2 - 3 कर रहे हैं तो हमको पता है -1 आता है। -2 + 3 कर रहे हैं तो 1 आता है, -2 - 3 कर रहे हैं तो -5 आता है ना, ठीक। यस। अब रूल को समझते जाना। रूल ये कहता है कि जब भी सेम साइन रहे, देखो यहां पे प्लस और प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक। और जो बड़ा होता है उसका साइन बैठा देते हैं, तो यहां पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। और बड़ा कौन है इसमें, ऑब्वियसली दोनों ही बड़ा है, मतलब 3 बड़ा है और दोनों का साइन प्लस है, तो इसलिए हम लोग 5 लिख दिए। रूल को समझना, ठीक। और फिर यहां देखो माइनस और माइनस, जब भी माइनस और माइनस होगा तो क्या करेंगे, तो भी प्लस करेंगे। देखो तो जब सेम साइन होता है, प्लस प्लस होता है तो हम लोग करते हैं प्लस, जब माइनस माइनस होता है तो भी करते हैं प्लस। तो देखो तो -2 और -3 है, दोनों माइनस माइनस है, तो प्लस कर दो, 2 और 3 को प्लस कर दो, क्या हो गया 5। और बड़ा कौन है, बड़ा है 3, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बैठा दो। ये समझ में आया। फिर प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, और जो बड़ा होगा उसका साइन बैठा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 2 को घटा दो, माइनस करने का मतलब 3 में से 2 को घटा दो, बड़े में से छोटा को माइनस कर देना। तो 3 में से 2 को घटा दिए, और फिर जो बड़ा होगा उसका साइन बैठा देंगे। तो बड़ा है 3, उसका साइन है माइनस, तो माइनस बैठा दिए यहाँ पे। क्लियर हुआ। यस सर। और फिर देखो यार माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 3 में 2 को माइनस कर दिए, और बड़ा कौन है 3, उसका साइन क्या है प्लस, तो इसीलिए हम लोग प्लस लगा दिए। रूल समझ में आया। अब कंफ्यूजन तुम लोग को इस क्वेश्चन में और एक चीज हुआ होगा। देखो बच्चा कंफ्यूजन क्या हुआ, हम लोग को ना सेकेंड वाला टर्म से फर्स्ट वाला टर्म को घटाना था। इसमें बहुत बच्चे फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, जबकि हमको करना था सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये गलत है। समझ में आया। सेकंड माइनस फर्स्ट ही किए थे। ठीक, चलो तो इसको हम लोग एक बार अभी हम समझा दे रहे फिर से कैसे बनेगा, ठीक है। देखो जब हम लोग सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड में क्या टर्म लिखा हुआ है, 21c प्लस 6b माइनस 6a, और उसमें से घटाना है 16c माइनस 4b प्लस 5a, घटा देना है। चलो तो -6a में से 5a को घटा देना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देना है। तो तुम बताओ -6a में से 5a को घटा देंगे तो ऐसा बनेगा ना, -6a माइनस प्लस 5a। देखो ये कर रहे हैं ना हम लोग, ऊपर में से नीचे वाले टर्म को घटा रहे हैं, तो क्या बनेगा बोलो सर 11a -11a बनेगा। आए बात समझ में। यस सर। फिर देखो 6b में से -4b को घटाना है, 6b में से -4b को घटाना है, तो क्या हो जाएगा 10b 10b हो जाएगा। फिर 21c में से 16c को घटाना है, ये तो सिंपल है, 5c हो जाएगा। अच्छा 10b प्लस में होगा ना, 5c। हाँ ठीक है। इसको कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होता है तो एक और तरीका है उसको समझने का। क्या तरीका है, साइन चेंज कर देना। हाँ एक और तरीका, सिंपल तरीका है कि नीचे अगर हमको घटाना है ना तो नीचे वाले टर्म्स का साइन को चेंज कर दो, जो नीचे में टर्म्स लिखा हो सबका साइन को बदल दो। तो इस प्लस को माइनस कर दो, इस माइनस को प्लस कर दो, और इस ये जो प्लस है इसको क्या कर दो माइनस। और जैसे ही हम साइन चेंज कर दिए तो फिर ये गोल गोल जो साइन हम कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो साइन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसी साइन को तो चेंज किए थे हम लोग। अब कर लो -6a माइनस 5a, ये हो जाता है -11a। फिर +6b प्लस 4b क्या हो जाता है
प्लस 10B 10B और 21C माइनस 16 से क्या हो जाता है 5C। आ गया आंसर? यस सर। ठीक, ध्यान रखना बच्चा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा किसका होगा, लाइक या अनलाइक? लाइक लाइक टर्म्स का। Like. ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, हम लोग मल्टीप्लाई भी करने सीखना है पॉलिनोमियल्स को। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसको यूज करने आना चाहिए। क्या होता है, सिंपल सा रूल है, जैसे अगर हम a को ना b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे a इंटू बी, मतलब a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में जो साइन है इस साइन को हम बीच में लिख देंगे। तो बीच में प्लस था ना, तो प्लस को हम लोग कहां लिख दे रहे बच्चा, बीच में, और फिर हो जा रहा है AC। क्लियर हो गया? एक और चीज समझना है, जैसे अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c प्लस डी के साथ, तो इसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं। a को मल्टीप्लाई कर देंगे c प्लस डी के साथ, और फिर b को मल्टीप्लाई कर देंगे c प्लस डी के साथ। फिर रूल लगा दो, a इंटू सी क्या हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा AC, a इंटू डी क्या हो जाएगा AD, b इंटू सी क्या हो जाएगा BC, और b इंटू डी क्या हो जाएगा BD। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यही हमारा लास्ट रहेगा आज का स्लाइड, बाकी फिर अगले क्लास से। तो मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 प्लस 6x स्क्वायर विथ 5x प्लस 3। मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पूरा 5x प्लस 3 से। फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x प्लस 3 से, प्लस 6x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x प्लस 3 से। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलो, Yes, sir. इसके बाद फिर 3x को 5x से मल्टीप्लाई करो, तो देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से। तो 3 को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। और x को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। X square. फिर 3x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x। फिर माइनस 5 इंटू 5x क्या हो जाएगा, माइनस 25x। माइनस 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 15। प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस था। यस सर। अच्छा, ये माइनस क्यों आया था जबकि यहाँ प्लस है? क्योंकि माइनस प्लस तो -5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, बहुत अच्छा। 6x स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 5 क्या होगा, 30। 30x क्यूब। और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किए तो बन गया x क्यूब। और फिर 6x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किए 18x तो 18x स्क्वायर। 18x स्क्वायर। अब इसमें से लाइक टर्म्स को चुनते जाओ। लाइक टर्म्स हमको दिख रहा है, एक दिख रहा है 15x स्क्वायर, एक दिख रहा है 18x स्क्वायर, सही है। फिर एक दिख रहा है 9x, एक दिख रहा है 25x। ठीक, और ये अलग है और ये भी अलग है, तो उसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर यानी 30x क्यूब, सही है। x क्यूब। इसके बाद 15x स्क्वायर और 18x स्क्वायर लाइक टर्म से इसको जोड़ दिए तो आ गया 33x प्लस स्क्वायर। 33। फिर उसके बाद फिर 9x माइनस 25x कितना होगा, माइनस 16x। क्यों हुआ माइनस 16? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 25 में से 9 माइनस किए 16 आ गया, और बड़ा है 25 तो उसका नेगेटिव साइन था, लिख दिया। और फिर माइनस 15, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर।